पूर्वी की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे देखकर बोली, तुम अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखो तो अच्छा ही होगा, मेरे पास यह अपना भाषण शुरू मत करना। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम तो तन्मय से शादी इसलिए की ताकि तुम इस घर में राज कर सको, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ तन्मय से शादी करके तुम आगे चलकर बहुत पछताओगी। तुम चाहो तो अभी भी मेरी तरफ आ सकती हो, मैं तुम्हारी इतनी मदद करूंगी जितनी तुम सोची भी नहीं होगी। तुम रेहान को मुझे दे दो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सब कुछ देती रहूंगी। ये कहकर कृतिका पूर्वी की गोद से रेहान को लेने लगी। कृतिका की बात सुन के पूर्वी जल्दी से उससे 2 कदम पीछे हुई और ना में सर हिलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेटे को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी तुम्हें। कृतिका जब पूर्वी की बात सुनी तो वह गुस्से में पूर्वी की गोद से रेहान को लेने लगी। इस समय रेहान काफी घबराया हुआ था, वह इस कदर घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। वह कसकर पूर्वी को पकड़ के रखा था ताकि कोई भी उसकी मां से दूर ना कर सके। सभी घरवाले ये देखकर हैरान थे। देवअहुजा ने जब देखा कि रेहान ने रोना शुरू कर दिया, तो वो गुस्से में कृतिका को देखकर बोले, कृतिका ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा रेहान तुम्हारे इस हरकत के वजह से कितना डर चुका है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलवाकर तुम्हें धक्के मारकर इधर से निकलवाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि कोई तमाशा ना हो तो चुपचाप इस घर से अभी के अभी चली जाओ। देवअहुजा की बात सुनकर कृतिका की नजर उन पर चली गई। उनको देखते ही कृतिका तिरछी स्माइल करते हुए बोली, ओह दादू आप तो बचे ही थे, वही मैं सोचूं ना आप मुझे नजर क्यों नहीं आए, लेकिन अफसोस अभी फिलहाल के लिए मुझे आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वह काम करके यहाँ से जाऊंगी, भले ही आप यहाँ पर पुलिस को बुलाए या फिर खुद तन्मय को। ये कहकर वह वापस पूर्वी की गोद से रेहान को लेने लगी। कृतिका के बदतमीज बढ़ती जा रही थी, ये देखकर पूर्वी रेहान को सोफे पर बिठाई और कृतिका के पास आकर जोरदार उसके गालों पर तमाचा मारी। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोग पूर्वी के इस हरकत को देखकर दंग रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी ऐसा कदम उठाएगी। कृतिका अग्रवाल बहुत पहुंची हुई लड़की है, वो उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती जो इंसान उसके रास्ते में कांटा बनकर आता। हालांकि वह कई बार तन्मय को भी हट करने की कोशिश की थी, लेकिन तन्मय ने हमेशा उसके अंजाम को फेल किया। लेकिन आज पूर्व ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी मौत को चुनौती दे दी। तुलसी आहूजा तो कुछ ज्यादा ही हैरान थी, उसे लगा नहीं था कि पूर्वी कृतिका को थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगी। पूर्वी के थप्पड़ मारते हैं कृतिका का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। उसका एक गाल पूर्वी के थप्पड़ की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुका था। कृतिका को अपने एक गाल पर जलन महसूस हुई, वह समझ चुकी थी उसके गाल पूरे लाल हो चुके हैं। इस गुस्से में ही उसने पूर्वी को देखा और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कृतिका की थप्पड़ इतनी जोर से थी कि पूर्वी के गालों पर उसके हाथ के निशान बन गए। ये देखकर पूर्वी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो कृतिका को देखकर बोली, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें थप्पड़ मारी उसका बदला मैं खुद से कैसे लूंगी, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर हमारा बदला कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी पूर्वी तन्मय आहूजा क्या चीज है। अगर तुमने गलती से भी मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान लेने में भी नहीं कतराऊंगी। याद रहे मेरे बेटे को छूने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी जान ले लूंगी, भले ही उसके लिए मुझे जेल क्यों ना हो जाए। ये कहकर पूर्वी रेहान को अपनी गोद में उठाए, फिर एक नजर कृतिका को देखकर वहां से अपने कमरे में चली गई। पूर्वी की बात सुनकर देव आहूजा काजल आहूजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह दोनों ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पूर्वी अगर किसी को मारती है तो उसके बदले वह खुद को भी हट करती है या करवाती है। उन्हें लगा नहीं था कि पूर्वी की सोच इस तरह होगी। पूरी वहां से जा चुकी थी।
वही कृतिका गुस्से में वहां खड़े होकर चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी। उसके अंदर गुस्से की आग तक इस तरह बढ़ चुकी थी कि उसका मन हुआ कि इसी समय पूर्वी की जान ले ली, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत की और एक नज़र सभी घर वालों को देखकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर हुए पहले के तमाशे को याद करने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। रेहान अभी भी घर में सही सलामत है, यही सभी घर वालों के लिए अच्छी बात थी। देव आहूजा वहां से अपने कमरे में चले गए। जब तुलसी आहूजा ने ये देखी तो वह भी उनके पीछे उनके साथ अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद तन्मय और आर्यन घर आया। उन दोनों को लगा था घर में अभी तमाशा खत्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ आते ही उन दोनों को सब कुछ नॉर्मल ही नजर आया। आर्यन ने तन्मय को देखते हुए कहा, मुझे तो लगा था वो औरत यहाँ आई होगी तो बड़ा तमाशा बनाई होगी, लेकिन मुझे लगता है वो औरत यहाँ आई ही नहीं। लगता है तुम्हारे डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हुई वापस से इस घर में आने की। अच्छा ही है जो वह इस घर में नहीं आई। तन्मय ने जब आर्यन की बात सुनी तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी नज़र पूरे हॉल में घुमाते हुए आर्यन से बोला, तुम्हें किसने कहा वो लड़की इस घर में नहीं आई? वह लड़की घर में आकर चली भी गई, लेकिन रेहान कहाँ है? ये कहकर तन्मय हॉल में आया। आर्यन ने तन्मय की बात सुनी तो वह कंफ्यूज रह गया, क्योंकि अगर कृतिका यहाँ आई होगी तो वह पक्का रेहान को यहाँ से ले जाने की कोशिश की होगी। और यह सब होने के बाद पूरे घरवाले इस समय हॉल में मौजूद होते हैं, लेकिन हॉल में कोई भी नहीं था। ये सोचकर आर्यन तन्मय के पास हॉल में आया और उससे कहने लगा, कहीं तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बेटे को लेकर तो नहीं चली गई? मुझे लगता है जल्दी से हमें उसके पास जाना चाहिए। तन्मय ने जब आर्यन की बात सुनी तो वह उसे गुस्से में देखने लगा, क्योंकि रेहान को कृतिका यहाँ से लेकर चली गई होगी। यही सोचकर तन्मय का गुस्सा बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह आर्यन से कुछ कहता तभी रेहान नन्हे कदम से दौड़कर हॉल में आया और तन्मय के पैरों से लिपट गया। रेहान को घर में सही सलामत देखकर तन्मय की घबराहट दूर हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले का डर अब तन्मय के अंदर से निकल चुका था। तन्मय को सिर्फ रेहान का खोने का ही डर लगा रहता था। उसने रेहान को अपनी गोद में उठाया और सोफे पर बैठ गया। अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद कृतिका अभी तक घर नहीं आई, इसलिए घर में इतनी शांति छाई हुई है। रेहान अपने डैड के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब तन्मय ने ये देखा तो वो कंफ्यूज होकर रेहान से बोला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रेहान ने जब अपने डैड की बात सुनी तो उसने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और नम आंखों से उसे देखकर कहा, आप मेरी मम्मा को पसंद नहीं करते हो। अगर मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप भी मेरी मम्मा को पसंद करोगे। आपको पता है आज हमारे घर में एक बुरी आंटी आई थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे मम्मा से दूर लेकर चली जाएगी, लेकिन मेरी मम्मा ना बहुत ही स्ट्रांग है। उन्होंने उस बुरी आंटी से फाइट की और मुझे अपने पास रखा। तन्मय ने रेहान के सर को सहलाया और फिर प्यार से पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ रेहान? रेहान ने अपनी मासूमियत भरे लहजे में कहा, आपको पता है वो बुरी आंटी मुझे कितना हटकी, वो मेरे हाथों को खींची लेकिन मेरी मम्मा मुझे अपने पास रखी। मुझे उस बुरी आंटी के पास जाने भी नहीं दी। वो बुरी आंटी बहुत गंदी है। उसने मेरी मम्मा को थप्पड़ भी मारा, लेकिन तब भी मेरी मम्मा स्ट्रांग बनकर वो बुरी आंटी से बहुत फाइट की और फिर मुझे अपने साथ कमरे में लेकर चली गई। तन्मय रेहान की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। उसे बस आज की पूरी सच्चाई जाननी थी। रेहान ने आगे अपनी उसी मासूमियत भरी आवाज में कहा, मम्मा ने मुझसे कहा कि कोई उनको मुझसे दूर नहीं कर सकता है। वो कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं करेगी। डैडी मैं चाहता हूँ आप ना मम्मा की तरफ से उस बुरी आंटी को पनिशमेंट दो। उस बुरी आंटी ने मेरी मम्मा को थप्पड़ मारा। मेरी मम्मी रो रही थी। वो मेरी मम्मा को बहुत हर्ट की। मैं भी उस बुरी आंटी से फाइट करना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा फाइट करना बुरी बात है। जब आप बड़े हो जाओगे तब उनसे फाइट करना जिससे आप गुस्सा हुए हो।
तन्मय ने जब रेहान की बात सुनी तो वह हैरानी से अपने बेटे को देखता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी उसके बेटे को इस कदर प्यार करती होगी। हालांकि अभी भी उससे यही लगता था कि पूर्वी उसके बेटे को यूज करके इस घर में रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज के सीन सुनने के बाद उसे इतना तो पता चल गया, पूर्वी कृतिका के साथ नहीं मिली है। वह अपने बेटे के मासूमियत चेहरे को देखा और थोड़ा कड़क आवाज में बोला, वह बुरी आंटी को मैं पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करो चाहे कुछ भी हो जाए आप उस बुरी आंटी के पास कभी भी नहीं जाओगे। वह आंटी आपको अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन आप अपनी मम्मा की तरह स्ट्रांग बनकर उनसे लड़ोगे। रेहान में जब तन्मय की बात सुनी तो वह मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। आर्यन इस समय तन्मय के पास ही खड़ा था, वह भी रेहान की पूरी बात सुन लिया था। उसे रेहान की बात सुनने के बाद पूर्वी के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया। वह जानता था पूर्वी भी गलत लड़की नहीं है, ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जब उसने तन्मय के मुंह से सुना कि वह अपने बेटे को उसकी मम्मा की तरह स्ट्रांग बनने के लिए कह रहा है तो वह अचंभे में पड़ गया। रेहान ने अपने डैडी को देखा और उनसे कहा, डैडी चलो ना, आप मेरी मम्मा को क्रीम लगा देना। डॉक्टर अंकल ने कहा था मेरी मम्मा को समय समय पर दवाई खाने को, लेकिन मेरी मम्मा जब से यहाँ आई है तब से दवाई नहीं खाई। मैं उनको दवाई खिलाने के बारे में याद दिलाने वाला था, तब तक में वो बुरी आंटी आ गई थी और फिर यह सब हो गया। आप चलो ना, मेरी मम्मा को क्रीम लगा देना। वह बूढ़ी आंटी ने मेरी मम्मा को इतनी जोर से मारा कि मेरी मम्मा के गाल लाल हो गए हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तन्मय ने जब रेहान की बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। हालांकि वो पूर्वी का शुक्रगुजार था कि उसके बेटे को यहाँ से जाने के लिए नहीं दी, लेकिन वह अभी भी पूर्वी से नफरत करता था। वो पूर्वी की मदद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बेटे की बात को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वह वहां से उठा और रेहान को अपनी गोद में लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आर्यन उन दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुराकर खुद से कहा, मुझे तो लगता है रेहान ही वह होगा जो तन्मय और पूर्वी को मिलाएगा, जिसके वजह से इन दोनों की शादी हुई। अब उसके वजह से ही ये दोनों करीब भी आएंगे। इन दोनों का रिश्ता रेहान की वजह से एक हुआ है। अब बस जल्द से जल्द तन्मय की नजरों में पूर्वी सही साबित हो जाए, वरना तन्मय पूर्वी से इस कदर नफरत करेगा कि वह पूर्वी की जान तक ले सकता है। ऑडियो बाय साकिल JX07। तन्मय रेहान को लेकर अपने कमरे में आया। जब वह अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी हुई पूर्वी पड़ गई। पूर्वी ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर खुद को मिरर में देख रही थी। ये देखकर तन्मय की बोहे सिकुड़ गई। रेहान ने जब अपनी मम्मा को देखा तो वह खुश होकर तन्मय की गोद में बैठे हुए ही बोला, मम्मा देखो डैडी आ गए हैं, अब आपको दर्द नहीं होगा। डैडी अब आपको अच्छे से क्रीम लगा देंगे। पूर्वी का ध्यान अपने लाल हुए गालों पर था। जैसे उसने रेहान की आवाज सुनी तो उसकी नज़र मिरर से ही तन्मय पर चली गई। तन्मय का चेहरा देखकर पूर्व समझ चुकी थी कि तन्मय को उसे देखते ही गुस्सा आने लगा है। जब वो रेहान की बातों को सुनी तो वह अपनी जगह से उठी और रेहान को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगी, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद से क्रीम लगा लूंगी। ये कहकर पूर्वी सोफे के पास टेबल पर रखे मेडिकल बॉक्स को उठाए और उसमें से क्रीम निकालने लगी। रेहान ने जब पूर्वी की बात सुनी तो वह अपने डैड को देखा। तन्मय अपने बेटे को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वह उसे देखकर थोड़ा गुस्से में बोला, आपकी मम्मा के पास दोनों हाथ सही सलामत है, वह खुद से अपना इलाज कर सकती है। ये कहकर तन्मय रेहान को बेड के पास लेकर आया और उसे वहां बिठा दिया। पूर्वी तन्मय की बात सुन चुकी थी। हालांकि उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। पूर्वी सोफे पर बैठकर मेडिकल बॉक्स से क्रीम निकाली और उसे निकालकर अपने गालों पर लगाने लगी। हालांकि उसे दर्द तो काफी हो रहा था, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करके वह क्रीम को लगाने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने जब अपनी मम्मा को दर्द में देखा तो वह रोते हुए तन्मय को बोला,
डैडी आप बहुत बुरे हो, मेरी मम्मा को कितना दर्द हो रहा है और आपको इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप जाकर मेरे मम्मा की मदद करो, उन्हें प्यार से क्रीम लगाओ ताकि उन्हें कोई दर्द ना हो। आपको याद है ना, एक बार दादी ने कहा था अगर चोट पर कोई प्यार से क्रीम लगा दे तो उन्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब आप भी मम्मा को प्यार से क्रीम लगाओ, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। पूर्वी रेहान की बात सुनकर हैरानी से उसे देखती रह गई। वह बिल्कुल भी तन्मय की हाथों से क्रीम नहीं लगाना चाहती थी। वह जानती थी तन्मय उसे क्रीम कम लगाएगा, दर्द ज्यादा देगा, इससे अच्छा तो वह खुद से ही क्रीम लगा ले। ये सोचकर वह जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, उससे पहले ही तन्मय सोफे पर आकर बैठ गया। वह अपने बेटे की बात को कभी नहीं टाल सकता। वह जानता था उसका बेटा ही सब कुछ है उसके लिए। यह बात पूर्वी भी जानती थी। रेहान है तभी तन्मय इतने अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा है, वरना वह कब का उसकी जान लेकर खाई में फेंक चुका होता। पूर्वी तन्मय को अपनी बगल में बैठे हुए देखकर घबरा रही थी। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि उसका शरीर भी कांपने लगा और यह बात तन्मय भी काफी अच्छे से नोटिस किया। जब वह देखा पूर्वी किस तरह से डर रही है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजरें शैतानों की तरह दिखने लगी। वो पूर्वी के हाथ से क्रीम लिया और अपने हाथों में क्रीम निकालकर उसके गालों पर लगाने लगा। वह उसके गालों पर क्रीम लगा कम रहा था, दर्द ज्यादा दे रहा था। पूर्वी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने मुंह से एक चू तक नहीं निकाली। उस समय रेहान भी उसी कमरे में था। अगर वह दर्द से कराहती तो उसका बेटा उसके लिए परेशान होता और यह पूर्वी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तन्मय पूर्वी की हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। पूर्वी को दर्द में देखकर तन्मय ने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट के साथ धीमी आवाज में दांत पीसकर कहा, मैं तो तुम्हें और तड़पाना चाहता था, पर शुक्र मनाओ कि रेहान यहाँ है और उसे तुम्हारी फिक्र है। नहीं तो मरहम की जगह नींबू और नमक का लेप लगाता तुम्हारे गालों पे। पूर्वी जब तन्मय की बात सुनी तो उसका रूह कांप गया। तन्मय इस समय काफी खतरनाक दिख रहा था। पूर्वी को उसके सामने रहने पर भी डर लगने लगा। उसकी आंखों में इस कदर गुस्से की झलक देखकर पूर्वी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी आंखों में वह देख सके। वह सोफे से ही धीरे धीरे करके पीछे हटने लगी, लेकिन तन्मय ये देख चुका था, इसलिए वह पूर्वी का चोट लगा हुआ हाथ को पकड़ा और उसे अपने करीब करके दांत पीसकर कहा, डर लग रहा है मुझसे, यही डर तुम्हारे चेहरे पर रहना चाहिए। मेरे सामने रहने पर अगर तुम्हारे चेहरे पर यह डर नहीं दिखा तो मैं अपने तरीके से तुम्हारा ये डर दिखवा लूंगा। ये कहकर तन्मय ने पूर्वी का हाथ छोड़ा और क्रीम को टेबल पर फेंककर वॉशरूम चले गया। तन्मय को वहां से जाते हुए देखकर पूर्वी की आंखें भर आई। उसे बहुत ज्यादा ही हट हुआ था तन्मय की बातों से, तन्मय की हरकतों से। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ से अब नहीं भाग सकती क्योंकि उसके ऊपर रेहान की जिम्मेदारी आ गई थी और आज कृतिका अग्रवाल से मिलने के बाद उसे और भी रेहान के लिए डर लगने लगा। वह ये सब सोच रही थी तभी उसका फोन फ्लैश हुआ। पूर्वी की नजर अपने फोन पर आए हुए पृथ्वी की मैसेज पर गई। पृथ्वी की मैसेज को पढ़ते ही पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपने हाथ में फोन ली और स्क्रीन को देखते हुए खुद से कहने लगी, ऐसी कौन सी बात पृथ्वी को करनी है जिसके लिए उसने मुझे इतनी जल्दी ही मिलने के लिए बुला लिया। मैंने उससे कहा था मैं जल्दी उससे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन वह मेरी नहीं सुनता। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वह मेरी बातों को ना मानकर मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। लगता है कोई इम्पोर्टेंट बात है, तभी वह मिलने के लिए कहा। ये सोचकर पूर्वी ने पृथ्वी को मैसेज टाइप किया, मैं तुमसे कल 2 बजे मिलूंगी, एड्रेस कल तुम्हें मैं भेज दूंगी। ये लिखकर वो पृथ्वी को मैसेज सेंड कर दी। रेहान अभी भी बेड पर बैठकर पूर्वी को देखा था। जब उसने देखा कि उसकी मम्मा को क्रीम लग गया तो वह बेड से उतरकर अपने नन्हे कदम से चलते हुए पूर्वी के पास आया। पूर्वी के पास आते हैं रेहान उसके पैरों से लिपटकर मुस्कुराकर बोला, मम्मा अब आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आपको फिर से दर्द होगा तो आप मुझसे कह देना, इस बार मैं आपको अच्छे से क्रीम लगा दूंगा।
मुझे पता है डैडी आपसे गुस्सा रहते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और जल्द ही मैं डैडी को भी आपसे लव करवा दूंगा। ये कहकर वो पूर्वी के गोद में जाकर बैठ गया। पूर्वी जब रेहान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेहान बातों को सुनकर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकती थी, क्योंकि असलियत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वह तन्मय से कभी प्यार नहीं कर सकती। तन्मय जैसा इंसान से वह कभी भी प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसे अभी भी कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही प्यार था। भले ही उसकी शादी तन्मय से हो गई, लेकिन उसके मन से पृथ्वी का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। रेहान पूर्वी की गोद में बैठकर उसके चेहरे को ही देख रहा था। जब उसने देखा उसकी मम्मा चुपचाप उसे ही देख रही है, तो वो उसके गालों पर छोटी सी किस करके बोला, मुझे पता है आप सोच रही होगी वह दिन कब आएगा जिस दिन मेरे डैडी आपसे लव करेंगे। मैं बताता हूँ, वह दिन बहुत ही जल्दी आएगा। मैं आपको और डैडी को मिलावाऊंगा। पूर्वी रेहान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और उसे देखकर कहने लगी, नहीं बेटा, आप ऐसा कुछ भी मत करना, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप हमेशा हमेशा मेरे पास रहोगे। ये कहकर पूर्वी रेहान को अपने सीने से लगा ली। तन्मय वॉशरूम से जब बाहर निकला तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे पूर्वी पर गई। रेहान इस समय पूर्वी को कसकर गले लगाए हुए था। रेहान को पूर्वी की इतने करीब देखकर तन्मय को काफी गुस्सा आने लगा। उसका तो इस समय मन हुआ कि अपने बेटे को पूर्वी से दूर कर दे, पर वो ऐसा करने पर मजबूर था। वह जानता था उसके बेटे को पूर्वी से काफी लगाव हो गया है, लेकिन वह अगर ऐसे ही अपने बेटे को पूर्वी के पास छोड़ दिया तो वह पूर्व एक दिन उसके बेटे को वहां से लेकर चली जाएगी। यह सोचकर तन्मय कमरे के अंदर आया। तन्मय को कमरे के अंदर देखकर पूर्वी जल्दी से रेहान से दूर हुई। वह अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ जाने लगी। जब रेहान ने पूर्वी को बालकनी की तरफ जाते हुए देखा तो वह अपनी जगह से उठा और पूर्वी का हाथ पकड़कर कहा, मामा आप कहाँ जा रही हो? आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे हर रोज एक अच्छी सी कहानी सुनाओगी, तो फिर बिना कहानी सुनाए आप कैसे जा सकती हैं? पूर्वी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले हम खाना खाएंगे, आपको पता है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पूर्वी की बात सुनकर रेहान तुरंत बोल पड़ा, आपके हाथों में चोट लगी है ना, तो आप यहीं बैठे रहो, मैं डैडी के साथ जाता हूँ और हम तीनों का खाना यहाँ लेकर आता हूँ। ये कहकर रेहान तन्मय को देखा। रेहान की बात सुन के तन्मय की आंखें छोटी हो गई। उसका बेटा दिन ब दिन उससे काम करवाया जा रहा, वह भी उसकी नई मम्मा की वजह से। हालांकि उसका मन तो नहीं था ये सब करने का, लेकिन फिर भी वह चुपचाप खड़े होकर अपने बेटे को देख रहा था। तन्मय को ऐसे ही खड़े हुए देखकर रेहान अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर बोला, डैडी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको भी पता है ना मम्मा की हाथों में चोट लगी है, तो अब आप और मैं मिलकर मम्मा को खाना खिलाएंगे, तो इसके लिए पहले हम दोनों को नीचे जाकर उनके लिए खाना लाना पड़ेगा। ऐसे ही हम थोड़ी ना मम्मा को कुछ भी खिला देंगे। आप मेरे साथ चलो जल्दी से किचन में, दादी आज बहुत अच्छा खाना बनाई है। ये कहकर रेहान ने तन्मय का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने की कोशिश करने लगा। रेहान एक छोटा नन्हा सा बच्चा और तन्मय उस बच्चे का बाप। रेहान की नन्ही हाथें तन्मय के पूरे हाथों में कवर हो चुकी थी। रेहान काफी कोशिश कर रहा था तन्मय को हिलाने की, लेकिन तन्मय सख्त का सख्त वहां खड़े रहा। जब उसने देखा उसका बेटा थक चुका है तो वह अपने बेटे को गोद में उठाया और उस कमरे से बाहर निकल गया। उन दोनों को वहां से जाते हुए देखकर पूर्वी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर एक बार फिर अपने फोन पर गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते हैं पूर्वी के आंखों के कोने से आंसू लुकाए जो उसके गालों को भिगो रहे थे। उसे इस समय पृथ्वी की बहुत याद आ रही थी। जब भी वो उदास होती थी तो हमेशा पृथ्वी उसे कॉल करता था, लेकिन आज वह इस कदर मजबूर है कि वह पृथ्वी को खुद भी कॉल नहीं कर सकती।
पूर्वी अपनी आंखें धीरे से खोली और अपने आंसुओं को पोंछकर खुद से कहने लगी, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी। मुझे पृथ्वी को सच भी बताना है, लेकिन मुझे डर है अगर मैं उसे सच बता दूं तो कहीं मैं उसे खो ना दूं। मैं जानती हूँ मैं ये गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी पृथ्वी से यह बात छुपानी होगी। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद उतना मैं भी ना करती होंगी। मैं उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकती, कहीं वह ये सब जानने के बाद अपनी जान ना दे दे। ये सब सोचकर पूर्वी हल्का सा घबरा गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। पूर्वी पृथ्वी के बारे में सोच रही थी, तभी रेहान तन्मय के साथ डिनर लेकर कमरे में आया। रेहान ने एक नज़र अपनी मां को देखा, फिर मुस्कुराकर तन्मय की गोद से उतरकर उसके पास चले आया। पूर्वी की नज़र सबसे पहले तन्मय के चेहरे पर गई, फिर रेहान के मासूम चेहरे को देखते ही पूर्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने रेहान को अपनी गोद में बिठाया और उससे कहने लगी, आपको इतना करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद भी कर लेती। आपको तो अभी आराम करना चाहिए था, कल आपको स्कूल भी जाना है। रेहान ने पूर्वी की बात सुनी तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मम्मा, लेकिन पहले आपकी केयर करना भी तो जरूरी था। अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर आप खुद की केयर कभी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ डैडी आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपका बेटा आपको हमेशा पसंद करेगा, डैडी से भी ज्यादा आपको प्यार करेगा। ये कहकर रेहान पूर्वी के गालों पर किस कर दिया। तन्मय अपने हाथों में डिनर का ट्रे पकड़े हुए ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे अपने बेटे को पूर्वी के इतने करीब रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में खाने की प्लेट को टेबल पर पटक कर रखा और खुद बेड पर जाकर बैठ गया। रेहान अपने डैडी को इतने गुस्से में देखा तो वो भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन पूर्वी की गोद में रहने पर उसे सेफ महसूस हो रहा था। वह पूर्वी की गोद में बैठे हुए ही तन्मय को देखकर बोला, डैडी आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना ही गुस्सा करना है तो आप वो बुरी आंटी के पास जाकर करिए, क्योंकि उस बुरी आंटी ने मेरी मम्मा को हर्ट किया। अगर वह आंटी मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें बहुत पनिश्ड करूंगा। मेरी सिर्फ एक ही मम्मा है और वो मेरी पूर्वी मम्मा है, वो बुरी आंटी मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। ये कहकर रेहान मुंह फुलाकर तन्मय को देखने लगा। रेहान की बात सुनकर तन्मय ने एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर सोफे पर आकर पूर्वी के बगल में बैठ गया। तन्मय ने पूर्वी की गोद से रेहान को अपनी गोद में लिया और उसके सर पर किस करते हुए बोला, आप फिक्र मत करो, वह बुरी आंटी को मैं जरूर पनिश्ड करूंगा, लेकिन आपको इस तरह बार बार अपने नई मम्मा की तरफदारी करने की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ वह आपकी नई मम्मा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके ही पीछे रहो। ये कहकर तन्मय गुस्से में पूर्वी को देखा। रेहान ने तन्मय की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए तन्मय की गोद से खड़ा हुआ और उन दोनों को एक साथ गले लगाते हुए बोला, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि जितना आप लोगों को पता भी नहीं होगा। आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहना। अगर किसी दिन भी आप दोनों में से कोई भी मुझे छोड़कर गया तो मैं कभी भी किसी से बात नहीं करूँगा, सबसे कट्टी हो जाऊँगा और सभी को छोड़कर भी बहुत दूर चले जाऊंगा, इतना दूर चले जाऊंगा कि आप दोनों कभी भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। पूर्वी, तन्मय जैसे ही रेहान की बात सुनी तो वह दोनों झट से रेहान को कसकर गले लगा लिया। पूर्वी घबराहट से रेहान को कहने लगी, आज आपने दूर जाने की बात कह दी, लेकिन अगली बार अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ भी कहा तो आई प्रॉमिस आपकी मम्मा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाएगी। आज से आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे। अगर मैं कभी भी सुनी आपने ऐसा कुछ कहा है तो मैं उसी वक्त आपको छोड़ दूंगी, फिर आपकी मम्मा आपसे कभी बात नहीं करेगी। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय भी रेहान से बोला, आपकी मम्मा सही कह रही है, कभी भी आप ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे, आप हमेशा हम दोनों के पास रहोगे।
तन्मय की बात सुनकर पूर्वी हैरानी से उसे देखती रह गई। थोड़ी देर पहले तन्मय कहता था वह रेहान से उससे दूर कर देगा और अभी कह रहा है वह कभी भी दोनों से अलग होने नहीं देगा। रेहान अपने मॉम डैड की बात सुनकर मुस्कुराया। वह उन दोनों से अलग हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, देखा मैंने कहा था ना मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगा। अब आप दोनों ने जब मुझे एक साथ प्यार दिया तो अभी के अभी आप दोनों एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। रेहान की बात सुनकर तन्मय की नज़र पूर्वी पर चली गई। वहीं पूर्वी की नज़र भी तन्मय के ऊपर चली गई। वह दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जब रेहान ने ये देखा तो उसने तन्मय का हाथ पकड़कर आगे किया और दूसरे हाथ से पूर्वी का हाथ पकड़कर भी आगे किया। फिर दोनों के हाथ पकड़कर आपस में मिला दिए। तन्मय ने जैसे ही पूर्वी से हाथ मिलाया उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ये छुअन उसने पहले भी हुई है। पूर्वी का भी यही हाल था। पृथ्वी के साथ रहने पर कभी भी उसे इस तरह का एहसास नहीं हुआ, लेकिन तन्मय के छूते ही उसे अलग से ऐसा महसूस हुआ। पर ज्यादा ना सोचते हुए रेहान के लिए दोनों ही एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। रेहान ने जब देखा कि उसके मॉम डैड की दोस्ती हो गई तो वह मुस्कुराकर उन दोनों से बोला, यह मेरी मम्मी डैडी की दोस्ती हो गई। अब मेरी मम्मी डैडी हमेशा मेरे पास रहेंगे। ये कहकर उसे कुछ याद आया और वह तन्मय को देखते हुए बोला, नहीं अभी भी आप दोनों की दोस्ती पूरी नहीं हुई। डैडी आप मम्मा के गालों पर किस करो, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था डैडी अगर मम्मा के गालों पर किस करते हैं तो वो कभी भी अलग नहीं होते। तो अब आप जल्दी से मेरी मम्मा के गालों पर किस करो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप दोनों कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। रेहान की बातें सुनकर पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह कभी भी तन्मय से किस नहीं ले सकती। वो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो आज तक कभी भी यह हक पृथ्वी को भी नहीं दिया था, तो आज तन्मय को कैसे दे सकती थी। ये सोचकर वह रेहान से कहने लगी, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके दोस्त ने आपसे कुछ गलत कहा है। मॉम डैड जब अपने बच्चे के साथ होते हैं उसका यही मतलब होता है कि वो अपने बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके दोस्त ने आपको गलत बात बताई है। किस करने से कोई साथ नहीं होता है। ऐसे में तो फिर आप मुझे किस करते हैं, दादू को किस करते हैं, चाचू को किस करते हैं, तो फिर क्या आप लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। रेहान ने जो पूर्वी की बात सुनी तो वह अपने तुहड्डी पर हाथ रखते हुए सोच में डूब गया। उसे सोच में डूबते हुए देखकर तन्मय पूर्वी को एक नज़र देखकर बोला, पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया। मुझे तो लगा था कि मुझे तुम जैसी लड़कियों को भी किस करना होगा। थैंक यू वेरी मच ये ना होने देने के लिए। थैंक यू का मतलब तुम ज्यादा सीरियस मत समझ लेना। रेहान 2 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बोला, मम्मा आप तो वैसे सही कह रही है। फिर ठीक है, मुझे लगता है मेरे दोस्त ने मुझे गलत चीज सिखा दी। कोई नहीं, चलो अब डैडी आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे क्योंकि आपके हाथों में चोट लगी है। तन्मय ने रेहान की बात सुनी तो पूर्वी को घूरने लगा। उसे ऐसा लग रहा था पूर्वी ही रेहान से ये सब करवा रही है, क्योंकि जब भी रेहान पूर्वी के पास होता तभी कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करवाते रहता था। ये बात तन्मय ने कई बार नोटिस भी की थी, इससे पहले कि पूर्व भी उसे कुछ कहती। तन्मय अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे लगता है आपको ही अपनी मम्मा को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो ना, तो आप अपने हाथों से मम्मा को खिलाओ। मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर तन्मय कमरे से बाहर निकल गया। तन्मय को जाते हुए देखकर रेहान मुंह बनाकर बोला, डैडी भी ना, इनको कभी काम से फुर्सत ही नहीं होता। चलो कोई नहीं, आज मैं अपनी मम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ये कहकर रेहान अपने नन्हे हाथों से रोटी की बाइट को तोड़कर पूर्वी को खिलाने लगा। रेहान के हाथों से खाना खाते हुए पूर्व आंखें नम हो रही थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। जब से वह घर में आई थी उसे कभी भी इस तरह का सुकून नहीं मिला जिस तरह का सुकून उसे रेहान के साथ मिलता था।
पूर्वी मुस्कुराकर रेहान के हाथों से खाना खाने लगी। कुछ देर बाद पूर्वी भी अपने हाथों से रेहान को खाना खिलाने लगी। रेहान भी पूर्वी के हाथों से खाना खाते हुए उससे ढेर सारी बातें भी कर रहा था, जिस वजह से पूर्वी भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन भी रही थी। इधर दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन बड़े से बंगलों के अंदर ड्रिंक काउंटर के पास एक आदमी अपने एक हाथ में सिगरेट जलाए हुए था और दूसरे हाथ में ड्रिंक के गिलास पकड़े हुए था। उस आदमी के चेहरे पर अलग से नूर नजर आए। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह इसमें काफी खतरनाक रूप में मौजूद हो। कृतिका अग्रवाल उस आदमी के बगल में एक चेयर पर बैठी हुई थी। आज जो कुछ भी आहूजा मेंसन में हुआ था वह सब सोचकर कृतिका को काफी गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। वह आदमी कृतिका के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब उसने देखा कृतिका की गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो उसने अपने हाथ में जलाए हुए सिगरेट को बुझाकर एक शीशे के बाउल में रखा, फिर ड्रिंक करते हुए कृतिका के पास आया। वह आदमी कृतिका के बगल में बैठते हुए उसका एक हाथ पकड़कर बोला, तुम इतना क्यों सोच रही हो? एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिक्र मत करो। कृतिका जब उस आदमी की बात सुनी तो वह गुस्से में अपना हाथ उस आदमी से दूर करके बोली, पीयूष, तुम मेरी बात को नहीं समझते हो। तुमसे शादी करने के बाद मैं कई बार कोशिश की हूँ अपने बेटे को वापस से अपनी जिंदगी में लाने की, लेकिन हर बार में नाकाम हुई। आज तो उस लड़की ने हद ही कर दी। उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसके थप्पड़ को छोड़ दूंगी? पीयूष ने कृतिका की बात सुनी तो वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगता है वो लड़की बड़ी ही कमजोर है। हो सकता है पूरे परिवार के सामने होने की वजह से वो घमंड में तुम्हें ये सब बोल दी। किसी दिन तुम उस लड़की से अकेले मिलकर यह सब कहना। उस दिन देखना कैसे वो लड़की तुमसे डरती है। मुझे पूरा भरोसा है तुम एक दिन अपने बेटे को जरूर पाओगी और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन याद रहे, तुम अपने बेटे को पाने के चक्कर में उस तन्मय आहूजा को पूरी सच्चाई मत बता देना, वरना तुम अपने बेटे के साथ साथ उसको भी खो दोगी जिसको तुम अपने पास इतना संभाल कर रखी हो। कृतिका जब पीयूष की बात सुनी तो वह गुस्से में अपनी जगह उठ खड़ी हुई और उसे देखकर कहने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पहले ही अपने बेटे को उस तन्मय के पास छोड़ चुकी हूँ। अब दोबारा मैं वह गलती कभी नहीं करूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसके पीछे कितना कुछ किया है। अब मुझे किसी भी तरह से अपने बेटे को वापस तन्मय से लेना ही होगा। उसे बहुत घमंड है, ना अपने बेटे को लेकर उसका सारा घमंड में तोड़ूंगी। जिस दिन रेहान मुझे मिल जाएगा उस लड़की को तो मैं बताऊंगी कृतिका अग्रवाल क्या चीज है। कल की आई हुई लड़की मेरे बेटे पर हक जमाएगी, यह गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। ये कहकर कृतिका पीयूष के हाथ में रखे ड्रिंक को ली और उसे एक घूंट में पी गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। कुछ देर तन्मय वापस से अपने कमरे में आया। जब वह अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रहे अपने बेटे रेहान पर गई। रेहान को सोते हुए देखकर तन्मय पूरे कमरे में नज़र घुमाने लगा, लेकिन उसे पूर्वी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। ये देखकर वह बालकनी की तरफ बढ़ा। बालकनी के पास आते ही तन्मय की सबसे पहली नजर पूर्वी पर गई, जो एक कुर्सी पर बैठकर सिकुड़कर सो रही थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर तन्मय 1 मिनट तक वहीं खड़े रहा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा इस समय काफी भयानक नजर आ रहा था। उसे देखकर लगा था जैसे वह अभी नशे में हो। वह पूर्वी के पास आया और उसके चेहरे को देखकर गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम जो इतना सुकून से सो रही हो, तुम्हारी यह सुकून मैं कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। मेरे घर में मेरे कमरे में रहने के बावजूद तुम इतना सुकून से कैसे रह सकती हो? तुम्हारे सुकून तो मैं खत्म करूंगा। तन्मय इतना ही कहा और टेबल पर रखा पानी का मग उठाकर पूर्वी के चेहरे पर उड़ेल दिया। पूर्वी इस समय गहरी नींद में सो रही थी। अचानक अपने ऊपर इतना ठंडा पानी महसूस होते ही उसकी आंखें जल्दी से खुल गई। आंखें खुलते ही पूर्वी की नज़र सबसे पहले अपने सामने खड़े तन्मय पड़ गई।
उसके चेहरे को देखकर पूर्वी पूरी तरह से घबरा चुकी थी क्योंकि इस समय तन्मय का चेहरा बिल्कुल शैतान की तरह दिख रहा था। पूर्वी जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई और तन्मय को देखकर कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर तन्मय आहूजा, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं अच्छा खासा बालकनी में सो रही थी, आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। पूर्वी को इतने ऊंचे स्वर में बात करते हुए देखकर तन्मय गुस्से में उसे देखा और उसके गले को कसकर पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तन्मय आहूजा से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? यह मत भूलो तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। तुम भूल रही हो किस हक से तुम्हें मैं इस घर में रहने दे रहा हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूँ या फिर पूरी दुनिया से ही तुम्हें निकाल फेंकूं। खुद को बहुत लकी मानो कि तुम्हें तन्मय आहूजा के साथ रहने की परमिशन मिली है, वरना कोई भी लड़की तन्मय आहूजा को छूने की भी हिम्मत नहीं करती। पूर्वी तन्मय की बात सुनी तो वह गुस्से में उसे देखने लगी। हालांकि वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर तन्मय ने इस समय उसका गला इतनी कसकर पकड़ा था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकाला। वह अपना हाथ तन्मय के हाथ पर रखकर उसके हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तन्मय इस कदर उसका गला पकड़ा था कि वह नाकाम कोशिश करती रही लेकिन उसका हाथ हटा नहीं पाई। तन्मय ने जब देखा पूर्वी उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही, ये देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र पूर्वी को देखा फिर उसका गला छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है तुम तो मुझे हिला सको। वैसे तुम ना जाने कबड्डी प्लेयर कैसे बन गई। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, ड्रग्स के नशे में तुम कबड्डी प्लेयर बनी और वहां के कोच के साथ रंगलिया मनाकर। ये कहकर उसने पूर्वी का गला छोड़ दिया। तन्मय के गला छोड़ते ही पूर्वी जोर जोर से खांसने लगी थी। तन्मय ने उसका गला इस कदर पकड़ा था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब पूर्वी ने तन्मय की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल गई। वो गुस्से में तन्मय को देखी फिर उसे उंगली दिखाकर कहने लगी, मिस्टर तन्मय आहूजा, अगर आपको लड़की की इज्जत करना नहीं आता है तो लड़की के सामने आकर अपना घमंड भी मत दिखाया कीजिए। मेरे बारे में ये सब बोलने से पहले सच का पता कर लीजिए। अगली बार अगर मैं आपसे मुंह से अपने लिए ये सब ल सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इतने दिन से चुप हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं चाहूँ तो आपको उल्टा जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ रेहान की वजह से मैं इस घर में रह रही हूँ। रेहान कहने पर मैं इस घर में रुकी हूँ, वरना जिस तरह कल आपने मुझे ठंडे पानी में फेंककर मरने के लिए छोड़ दिया था, वह सब होने के बाद में इस घर में आपके सामने तो कभी नहीं रुकती और आप इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी नहीं रहिएगा कि मैं सिर्फ आपके पीछे पड़ी हूँ। आइंदा ये सब बोलने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर सोच लीजिएगा। खुद पर इतना घमंड है ना आपको, ये घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। तन्मय ने पूर्वी की बात सुनी तो उसकी आंखों में शैतानियत नजर आने लगी। वह शैतानी भरी नजरों से पूर्वी को देख रहा था। उसकी आंखें इस कदर गुस्से में पूर्वी को देख रही थी कि जैसे इसी समय वह पूर्वी को वहीं पर मार डालेगा। वह गुस्से में पूर्वी का हाथ पकड़ा और एक पिलर के सहारे सटाकर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहने लगा, लगता है मेरे बेटे का यूज करने का बहुत अच्छा प्लान बनाई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे का यूज कर पाओगी? बहुत जल्द मेरा बेटा खुद तुम्हें इस घर से निकालेगा और वह दिन दूर नहीं। तन्मय की बात सुनकर पूर्व गुस्से में उसे देखती पूर्वी को इस समय तन्मय से बिल्कुल से डर नहीं लग रहा था। वह निडर होकर तन्मय की आंखों में देख रही थी, हालांकि उसे अपनी हाथों पर दर्द महसूस हुआ क्योंकि तन्मय ने उसका हाथ काफी कसकर पकड़ रखा था। उन दोनों के चेहरे काफी करीब थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें भी एक दूसरे को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तन्मय पूर्वी को काफी गुस्से में देख रहा था। ये देखकर पूर्वी भी गुस्से में उसे देखकर बोली, मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना पता है आपसे ज्यादा अच्छा आपका बेटा है, क्योंकि वह इंसान को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। मुझे तो लगता है उसके अंदर आपके संस्कार ना होकर आर्यन के संस्कार हैं, क्योंकि वह भी इंसान को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं।
पर शायद आपके अंदर वह गुण बिल्कुल भी नहीं। आज आपने जिस तरह से घिनौना इल्ज़ाम मुझ पर लगाए, एक बार खुद आप उस बारे में पता कीजिए। अगर आप सच्चाई पता कर लिए, मैं समझ जाऊंगा आपका जो पावर है वह सच में कोई काम का है, वरना आप कोई काम के नहीं है। और हाँ, अभी आपने मेरे सोने वाली जगह पर पानी फेरा, तो अब मैं आपकी जगह पर जाकर सोऊंगी। आपको कुछ करना है तो कर लीजिए, मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहकर पूर्वी एक नज़र गुस्से में तन्मय को देखी, उसका हाथ झटक कर कमरे के अंदर चली गई। जब तन्मय ने पूर्वी की बात सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि पूर्वी उसे साफ-साफ मुंह पर जवाब देकर गई थी। इससे पहले कि वह पूर्वी से कुछ कहता, पूर्वी वहां से जा चुकी थी। वह पीछे मुड़ा और अपने कमरे के अंदर आया। जब वह कमरे के अंदर आया तो उसकी नज़र रेहान के बगल में सो रही पूर्वी पर गई। पूर्वी को वहां से सोते हुए देखकर तन्मय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। तन्मय गुस्से में पूर्वी के करीब आया, उसके चेहरे को देखने लगा। पूर्वी को अभी सोए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, जिस वजह से वह सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे एहसास हुआ कि तन्मय का चेहरा उससे काफी करीब है। यह एहसास होते भी वह अपनी आंखें जल्दी से खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर तन्मय के डरावने चेहरे पर गई। तन्मय का डरावना चेहरा देखते हैं पूर्वी का शरीर कांप उठा, लेकिन वो हिम्मत करके तन्मय की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर तन्मय आहूजा, आपको उल्लू की तरह रात में अगर जागने की आदत है तो कृपया करके सोफे पर जाकर बैठ जाए। इस समय मुझे काफी नींद आ रही है, क्योंकि सुबह मुझे मेरे बेटे को तैयार भी करना है स्कूल के लिए। तन्मय ने पूर्वी की बात सुनी तो वह गुस्से में पूर्वी की टुड्डी को पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना मिसेस पूर्वी आहूजा, तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा है। जिस दिन तुम मेरा असली रूप देख लोगी उस दिन मेरे सामने मुंह खोलने की भी लायक नहीं होगी। इस समय तुम्हारे बगल में मेरा बेटा सोया हुआ है, इसीलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, नहीं तो इसी समय तुम्हें मार कर मैं इस कमरे में दफना देता। ये कहकर तन्मय गुस्से में पूर्वी का चेहरा दूसरी तरफ किया और वहां से हटकर रेहान के दूसरे बगल में आकर लेट गया। तन्मय के गुस्से को देखकर पूर्व भी अभी भी घबराई हुई थी। जब तक तन्मय वहां से गया नहीं तब तक पूर्वी अपनी आंखें खुली रखी। जब उसे एहसास हुआ तन्मय रेहान के दूसरे बगल में लेट चुका है तो वह लंबी सांस लेकर मन ही मन खुद से बोली, इस इंसान में बहुत ज्यादा ही घमंड है ना, इसलिए अब इसका घमंड तो मैं तोड़ूंगी। मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि यह जो कहेगा मैं वो करती रहूंगी, जो करेगा मैं वो सहती रहूंगी। जिस तरह से इसकी एक्स वाइफ इसे छोड़कर गई थी, उससे मुझे तो लगता है इसकी एक्स वाइफ इसके ऐसी हरकत की वजह से इसे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं इस जाहिल इंसान को तो नहीं छोड़ूंगी, भले ही यह मेरी जान ही क्यों ना ले ले। मैं रेहान के लिए इसी घर में इसके सामने रहूंगी और अभी रेहान के लिए इस इंसान के सामने निडर बनकर रहूंगी, वरना यह इंसान तो मुझे हर समय दर्द ही देता रहेगा, मुझे तड़पाता रहेगा। जिस तरह से आज मैं इसके सामने हिम्मत दिखाई, उसी तरह से बस आगे भी हिम्मत दिखाओ तो मैं इस इंसान की बोलती भी बंद कर सकती हूँ। ये कहकर पूर्वी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर तन्मय अपने सर पर एक हाथ रख कर ऊपर की रेलिंग को देख रहा था। उसके मन में अभी काफी सारे सवाल बने हुए थे। वो एक नज़र पूर्वी की तरफ देखा, फिर खुद से मन ही मन कहा, ये लड़की के अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। कल तक तो ये लड़की मेरे हर हरकत से डरती थी, मैं जो भी कुछ कहता था तो बस सुनती थी और आंसू ही बहाती थी। लेकिन आज इसकी आंखों में मैंने वो हिम्मत देखी है जो मेरे सामने खड़े रहने वाली लड़कियां की आंखों में मैंने कभी नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने तो अपने बॉडीगार्ड के भी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं देखी है। लगता है इस लड़की के अंदर कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। जिस तरह से ये लड़की ने कृतिका को इस घर से धक्के मारकर निकाली है,
इतना तो पता चल चुका है मुझे, ये लड़की कृतिका के साथ नहीं मिली हुई है, लेकिन मैं ऐसे ही इसे रेहान के पास तो अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे इस लड़की के बारे में और भी कुछ पता करना होगा। मुझे ये भी पता करना होगा क्या ये लड़की सच में ड्रग्स लेती है या फिर सालों पहले इस पर झूठे ब्लेम लगाए गए। सब सोचकर तन्मय ने एक नज़र फिर से पूर्वी को देखा, फिर लंबी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लिया। इधर दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठी एक लड़की गुस्से में अपने सामने बैठे लड़के को देख रही थी। उस लड़की की आंखों को देखकर लग रहा था कि ना जाने वो कितने दिनों से नहीं सोई हो। वह लड़की गुस्से में अपने सामने बैठे लड़के को देखकर बोली, समीर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। तुमने मुझे किडनैप कर लिया। इस समय मेरे परिवार की हालत क्या होगी तुम्हें पता भी है। वो आहूजा फैमिली कितनी पहुंची हुई फैमिली है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। मेरा यूं शादी से भाग जाना मेरी फैमिली के लिए मुसीबत बन चुकी होगी। तुमने एक बार भी मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तुम एक बार तो मेरी फैमिली के बारे में सोचते। तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। मैं तुमसे उस दिन बोली थी यह शादी सिर्फ एक ड्रामा है। मैं यह शादी करने के बाद उस तन्मय को तलाक दे दूंगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। शादी हुए इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। अब तो सारा ड्रामा भी खत्म हो चुका होगा, मेरी फैमिली भी रोड पर आ चुकी होगी। तुम मुझे छोड़ दो समीर, अब तो तुम्हें जो चाहिए था वह मिल चुका है। यह शादी टूट चुकी है। अब तो वह आहूजा फैमिली अपने बेटे की शादी मुझसे कभी नहीं करवाएंगे। वह तो मेरी फैमिली को रास्ते पर ले आए होंगे। भूमि यह सब काफी गुस्से में कह रही थी। समीर ने भूमि की बात सुनी तो वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, भूमि कश्यप तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? तुम कह तो वही रही हो जो तुम्हारा मन कर रहा है, लेकिन तुम करोगी वही तो तुम्हारा दिल करेगा। मुझे ये बात अच्छे से पता है, जब तुम्हारी शादी उस तन्मय आहूजा से हो जाती तो तुम किस तरह मुझे अपने रास्ते से हटवाने की कोशिश करोगी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कोई भी अगर तुम्हें नजर उठाकर देख ले तो मैं उसकी जान ही ले लूँ। तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें क्या लगा था तुम आहूजा फैमिली को धोखा देने का प्लान बनाओगी और मैं तुम्हारे वह प्लेन को कामयाब होते देखते रहूंगा? कभी नहीं। ये बात तुम भी जानती हो आहूजा फैमिली कितनी पहुंची हुई फैमिली है, और आहूजा फैमिली ही वह फैमिली है जो इतना अच्छा काम करके लोगों की भलाई करती है, और तुम उस फैमिली को धोखा देने के बारे में सोच रही थी। अरे तुमसे अच्छी तो पूर्वी है, कम से कम उसके अंदर तुम्हारी तरह किसी को धोखा देने के लिए प्लानिंग तो नहीं रहती है। तुम्हारी यह सब हरकत जानने के बावजूद में भी मैं तुमसे प्यार करता रहा, और अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अब मैं तुम्हें यही रखूंगा। वैसे भी सभी को तो यही लगता है तुम शादी छोड़कर भाग चुकी हो। अब जब सबको यही लगता है तो यही ठीक है। मैं तुमसे शादी करूंगा, वह भी कल के कल। शादी हो जाने के बाद ही मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हें अपने फैमिली से मिलना है या फिर आहूजा फैमिली से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फैमिली के मिलने के बाद तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। यह मत भूलो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं वह सारे चीज मीडिया वाले को दिखा दूंगा। फिर तुम्हारी जो इज्जत मीडिया वालों और तुम्हारे फैंस के सामने बनी है वह सारी इज्जत 2 मिनट के अंदर उतर जाएगी। भूमि जब समीर की बात सुनी तो वह घबरा गई। वो घबराते हुए समीर का हाथ पकड़कर बोली, देखो समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इनफैक्ट मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तो अभी तुम्हारे पास और मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम अपनी आगे की जिंदगी को संभाल पाए। मेरी बात मानो, मेरी शादी तन्मय से हो जाने दो, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को मैं अपने और तुम्हारे नाम कर दूंगी। फिर हम दोनों आहूजा फैमिली पर राज करेंगे। तुम मेरी बात को समझो, मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो।
अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम कर लो, लेकिन शादी हो जाने के बाद मुझे कुछ समय तक अपने परिवार के सामने नाटक करना होगा ताकि उनकी नज़रों में अच्छी बन सकूं, वरना मुझे इतना तो पता है अब तक मेरे मॉम डैड भी मुझसे नफरत कर रहे होंगे क्योंकि मेरी वजह से आहूजा फैमिली ने उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया होगा। इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो और मैं घर में यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ समय तक उस घर में रहने के बाद मैं पता करने की कोशिश करूंगी क्या मेरी फैमिली अभी भी मुझसे इतनी नफरत करती है जैसे मुझे फैमिली का प्यार मिलेगा। मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगी। भूमि की बात सुनते ही समीर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखकर बोला, देखो भूमि, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, यह बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। तुम इतनी अच्छी तो हो नहीं जितनी अच्छी तुम बनने की कोशिश करती हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर पैसों की लालच है, मुझे ये भी पता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप पैसों के लिए थी, क्योंकि मैं तुम्हारे मॉडल बनने में साथ दे रहा था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे इसमें धोखा देने की कोशिश करो। अगर तुम चाहती है तुम्हारा परिवार वापस से तुम्हें अपना ले तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के बाद ही तुम्हें यहाँ से आज़ाद करूँगा, लेकिन मुझसे चालाकी करने की हिम्मत मत करना। जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रही हो, उसी दिन मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोची होगी। समीर की बात सुनकर भूमि नम आंखों से उसे देखकर बोली, मेरा भरोसा तोड़ समीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि अगर तुम कहो जान देने के लिए तुम्हें अपनी जान भी दे दूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकती। मैं जैसे ही घर जाऊंगी सबसे पहले अपनी मॉम डैड को मनाऊंगी, उनके मान जाने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह से उस आहूजा फैमिली में एंट्री करूं, क्योंकि मेरा उस फैमिली में जाना जरूरी है। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं। समीर ने भूमि की बात सुनी तो वह मुस्कुराकर भूमि के आंखों के आंसू को पोंछकर उसे देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हालांकि मैं आहूजा फैमिली के परिवार में से किसी को नहीं देखा हूँ, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। लेकिन तुम मुझे वादा करो आहूजा फैमिली में से किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी गुनाह करो जिस वजह से तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े। अगर तुम्हारा कोशिश नाकामयाब रहा तो इसमें तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर समीर ने भूमि के रस्सी को खोलने लगा जो उसने कुछ दिनों से बांध कर रखा था। इधर दूसरी तरफ आहूजा मेंशन रात के 2 बजे रहे थे, तभी तन्मय का फोन रिंग हुआ। तन्मय ने जब फोन की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। पहले तो उसने अपने बेटे और पूर्वी को देखा, फिर उसने अपना फोन उठाया और बालकनी की तरफ चले गया। तन्मय की फोन कॉल की आवाज से पूर्वी भी उठ चुकी थी। तन्मय को इस कदर रात के समय में किसी का कॉल आते हुए देखकर पहले तो पूर्वी की आंखें छोटी हो गई, लेकिन फिर वह ज्यादा ना सोचकर वापस ले अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे तन्मय की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ बढ़ गई। तन्मय गुस्से में फोन के दूसरी तरफ किसी आदमी से कह रहा था, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो क्या? तुम्हें मैंने यह नहीं कहा था वह लोग की हर एक खबर को तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, बाद में तुम अपना काम करोगे, लेकिन तुम लोग मेरी बात ना सुनकर अपनी मनमानी करने लगे हो। इस समय वह आदमी कहा है। तन्मय की गुस्से भरी आवाज सुन के फोन के दूसरी तरफ से शख्स घबराते हुए कहा, बॉस, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमने आपको कॉल करने की कोशिश की लेकिन आपका कॉल उस समय में नहीं लगा, फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, उस आदमी को हमने अपने पास पकड़ के रखा है। आप चाहे तो अभी भी यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो आप बस ऑर्डर दीजिए, हम आपका काम तुरंत कर देंगे।
उस आदमी की बात सुनकर तन्मय गुस्से में दांत पीसकर कहा, नहीं, उसका काम तमाम मैं करूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें कहूंगा तब तुम करना कुछ भी, क्योंकि उस इंसान से मुझे काफी सवाल करने हैं। उस आदमी को पकड़ के रखो, जो काम तुम रोज करते आए हैं वही काम करो, मैं 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच रहा हूं। ये कहकर तन्मय ने अपने फोन को कट किया और वापस से कमरे के अंदर आने लगा। हालांकि पूर्वी तन्मय की पूरी बात तो सुन चुकी थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आदमी क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आया। लेकिन जब वो देखी तन्मय में फोन रखा है तो वह जल्दी से अपनी जगह जाकर वापस से सोने का नाटक करने लगे। वह नहीं चाहती थी तन्मय को जरा भी भनक लगे। वह उठकर उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि यह बात उसे अच्छे से पता थी, अगर तन्मय को भनक लगी तो तन्मय उसे नहीं छोड़ेगा। तन्मय जब कमरे के अंदर आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रहे हैं रेहान और पूर्वी पड़ गई। उन दोनों को सोते हुए देखकर तन्मय सीधे अपने कबर्ड के पास आया और अपने सबसे कीमती बंदूक को निकालकर पॉकेट के अंदर रख लिया। फिर वह अपना कोट उठाकर कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। पूर्वी इस समय अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोली। अब कमरे में तन्मय कहीं पर भी नजर नहीं आया। ये देखकर पूर्वी अपनी जगह उठकर बैठ गई और दरवाजे को देखकर खुद से कहने लगी, यह इंसान शैतान है या राक्षस। उसकी बातों से तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये किसी का खून करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता यह इंसान किसी का खून भी करता होगा। हो सकता है कोई दुश्मन होगा ये सबक सिखाने गए हो। क्या मैं इसका पीछा करूं? मैं भी तो जानूं आखिर यह जो मुझे धमकी देता रहता है क्यों सच में कोई शैतान है। ये सोचकर पूर्वी जल्दी से बेड पर से उठी और एक बार रेहान को देखकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। पूर्वी जब घर से बाहर निकली तो उसकी नज़र तन्मय की कर पड़ गई। तन्मय की कार मेन गेट से होकर रोड की तरफ जा रही थी। ये देखकर पूर्वी जल्दी से पार्किंग साइड गई और वहां से एक स्कूटी लेकर तन्मय का पीछा करने के लिए निकल गई। हालांकि पार्किंग साइड पर सारे कार में पहले से ही चाबी रखी होती थी, ताकि इमरजेंसी में किसी को चाबी ढूंढने की जरूरत ना पड़ सके। यह बात पूर्वी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे समय नहीं लगा स्कूटी बाहर निकालने में। तन्मय अपनी कार को काफी स्पीड में चल रहा था। उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रही थी, जिस वजह से उसे यह पता नहीं चला उसके पीछे कोई आ रहा है। वह जल्द से जल्द अपनी कार को लेकर अपनी गुफा के पास आया। जैसे ही वह अपने कार को गुफा के पास रोका, फिर जल्दी से कार से बाहर निकला और सीधे गुफा के अंदर चले गया। पूर्वी तन्मय की कार से काफी पीछे थी, लेकिन वह ये देख चुकी थी तन्मय किस रास्ते से गया है। जब वो उस जगह पर आई तो उसकी नज़र तन्मय की कार पर गई। पहले तो उसे लगा कार के अंदर तन्मय अभी भी मौजूद है, लेकिन 2-3 मिनट तक जब वह ऐसे ही वो खड़ी होकर तन्मय के बाहर निकल का इंतजार करने लगी, तब जाकर उसे पता चला कि कार के अंदर में तो कोई है ही नहीं। वह स्कूटी एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपाकर तन्मय की कार के पास आए और अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखने लगी। पूर्वी अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ तन्मय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अचानक से तन्मय उस जगह पर आकर ऐसे गायब हुआ जैसे कोई जादूगर हो। पूर्वी जैसे ही अपनी नज़रें घुमाई, उसकी नज़र एक छोटे से गुफा पड़ गई।